नमस्कार दोस्तों, घर निर्माण कार्य के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईंटों की चिनाई करवाते वक्त आप लोगों ने ये चीज़ तो ज़रूर देखा होगा। आप सामने वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे मिस्त्री ने हर कोर्स में, हर लेयर में एक ईंट को बाहर निकाला है, एक ईंट को अंदर की तरफ रखा है। जैसे आप सामने देख सकते हो, पहले लेयर में 5 इंच के आसपास ईंट बाहर निकली हुई है, फिर सेकेंड लेयर में नहीं निकाला गया, थर्ड में निकली है। मतलब ये अल्टरनेट तरीके से निकाला गया, ठीक है। आप लोगों ने भी इस चीज़ को ज़रूर देखा होगा। तो आखिर ये होता क्या है, ठीक है। बेसिकली इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं टूथिंग करना, ठीक है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि जब भी यहाँ से आगे ब्रिक वर्क करना है, ठीक है, यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हो कि यहाँ कंस्ट्रक्शन जॉइंट आया। मैं आगे बताता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है, ये टूथिंग वॉल में क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसका करने का पीछे का रीज़न क्या होता है। सबसे पहले टेक्निकली इसे बोला जाता है वॉल टूथिंग, ठीक है। इसको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके साथ एक वर्ड और ऐड हो जाता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। पहले कंस्ट्रक्शन जॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद में समझाऊंगा कि ये वॉल टूथिंग ब्रिक वर्क करवाते वक्त सही तरीके से प्रोवाइड करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ये वॉल टूथिंग ना आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये बेसिकली वहाँ पे आता है जहाँ पे वॉल का जॉइंट बनने वाला, कंस्ट्रक्शन जॉइंट बनने वाला। कंस्ट्रक्शन जॉइंट ये होता है कि कोई भी आपका स्ट्रक्चरल मेंबर हो, बहुत रीज़न के वजह से हो सकता है कि बाद में उसे जॉइंट करना है, या फिर आप कुछ कास्ट कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, लेकिन रात हो गया, ये काम आप पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। सेकेंड टाइम जब आप वहाँ पे काम करते हो तो वो जॉइंट बन जाता है, ठीक है। उसे बोला जाता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट। और सारे जॉइंट को करने का, जोड़ने का एक सही तरीका होता है। इससे पहले वीडियो में हमने ये देखा था कि ओल्ड स्लैब को न्यू स्लैब के साथ कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन जॉइंट सही तरीके से प्रोवाइड नहीं करोगे तो उसका खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। स्लैब में नहीं दोगे तो स्लैब कमज़ोर होगा, लीकेज होगा। वॉल में नहीं करोगे तो वॉल में क्रैक्स आ जाएंगे। और हर जगह कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ सकता है, रोड में आ सकता है, बिल्डिंग्स में आ सकता है, स्लैब में आ सकता है। उसी तरीके से ये ब्रिक वर्क में भी आता है, ठीक है। सपोज कि आपका ब्रिक वर्क ईंट की चिनाई का काम चल रहा था, लेकिन आप उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। रीज़न बहुत सारा हो सकता है, प्लानिंग नहीं हो पाया, शेड्यूलिंग का दिक्कत होगा, लेबर मिस्त्री का कोई प्रॉब्लम आ गया होगा, टाइम निकल रहा होगा, बारिश हो गई होगी। कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ जाना कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ना ये सोचते हैं कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट आने से वो स्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर हो जाता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो देखो, बिल्कुल नहीं आने वाली चीज़ नहीं है ये चीज़। कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ सकता है, बहुत सारे रीज़न है, और आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपको सही तरीके से उस कंस्ट्रक्शन जॉइंट को बनाना है, जोड़ने का एक सही तरीका होता है। आपने अगर वो स्लैब वाली वीडियो नहीं देखी कि ओल्ड स्लैब को न्यू स्लैब के साथ कैसे जोड़ते हैं, तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। तो आप सामने वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पे एकदम सही तरीके से टूथिंग प्रोवाइड किया गया है ब्रिक मशीनरी में। आपको ये करना है कि जहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट आने वाला है, तो जो उसका लास्ट रद्दा होगा, जो कोर्स होगा ना, वहाँ पे आपको टूथिंग प्रोवाइड करना है। और टूथिंग हमेशा अल्टरनेट मैनर में प्रोवाइड करना है। जैसे आपको टॉप से शुरू करना है, जो टॉप की लास्ट ब्रिक होगी उसको कम से कम 5 इंच आपको आगे की तरफ निकाल देना है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड लेयर में आपको ब्रिक को वापस नहीं निकालना है, थर्ड लेयर में फिर 5 इंच आपको निकालना है, फोर्थ लेयर को नहीं निकालना। उस तरीके से जितनी कोर्स होंगे वहाँ पे, उतने में अल्टरनेट मैनर में 5 इंच ब्रिक बाहर निकालो, फिर अंदर रखो। इससे क्या होगा, एक टूथिंग कैविटी के जैसा एक शेप फॉर्म हो जाता है, कैविटी फॉर्म हो जाता है। उसके बाद जब आप ब्रिक वर्क वापस इसमें जोड़ना चालू करोगे ना, तो वो कैविटी की तरह एक दूसरे में लॉक होता चला जाएगा, और एक इंटरलॉकिंग सिस्टम डेवलप होता है, जिससे जो आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट ब्रिक, दो वॉल को जो आप जोड़ोगे तो उसके बीच का जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन जाता है। वहीं अगर आपने क्या किया कि आपने प्लेन रखा, आपने टूथिंग नहीं किया, आपने अल्टरनेट मैनर में 5 इंच जो ब्रिक को बाहर निकाला, आप नहीं निकालते हो, प्लेन लगा देते हो, फिर ज्वाइंट करते हो ना, तो उन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग क्रिएट नहीं हो पाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो छोड़ो, कोई बॉन्डिंग ही क्रिएट नहीं होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए आपको टूथिंग प्रोवाइड करना है, ठीक है। टूथिंग कितना प्रोवाइड करना है, किस तरीके से प्रोवाइड करना है, आपने यहाँ पे देख लिया है। तो दोस्तों, ब्रिक वर्क करवाते वक्त जब कभी भी
कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ जाता है तो आपको इस तरीके से वॉल टूथिंग कर देना है, ठीक है। बाद में जब आप फिर से ब्रिक इसी लेयर से जोड़ना चालू करोगे तो दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। बेसिकली मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप करने के लिए इस तरीके से टूथिंग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अभी थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि आपको टूथिंग किस तरीके से प्रोवाइड करना है। गलत तरीके से प्रोवाइड करोगे तो फायदा कुछ भी नहीं होगा। और जब भी रिकंस्ट्रक्शन चालू होगा, मतलब ब्रिक वर्क वहां से फिर अगेन चालू करेंगे हम लोग, तो देखो इंटरलॉकिंग सिस्टम किस तरीके से डेवलप होगा। टूथिंग मैंने बोल दिया तो समझना भी जरूरी है कि कैसे हो रहा है, ठीक है। समझोगे तो फिर साइड पे कुछ गलतियां होंगी तब उसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, रोक सकते हो। तो देखो जो 5 इंच जो पहला लेयर है, जो पहला कोर्स का जो ब्रिक है वो 5 इंच बाहर निकला हुआ है। तो जब ब्रिक वर्क हम लोग नया ब्रिक वर्क जो चालू करेंगे, जो वॉल वहां से चालू होगा, तो वो 5 इंच नए वॉल के अंदर चला जाएगा। सेकेंड लेयर में जैसे आते हो, सेकेंड कोर्स में आते हो तो देखते हो कि फिर ईटा अंदर है, 5 इंच अंदर है, ठीक है। तो नया वॉल का फिर अगेन वो 5 इंच पुराने वॉल के अंदर चला जाएगा। ये अल्टरनेट मैनर में होता चला जाएगा। तो ये एक इंटरलॉकिंग कैविटी फॉर्म हो रहा है, इंटरलॉकिंग सिस्टम फॉर्म हो रहा है। कैविटी बना, उसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम फॉर्म हो गया, जिसकी वजह से दोनों वॉल के बीच में जो बॉन्ड होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड निकल कर आता है। मैंने बोला ना कि ये जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट बोलोगे ना कि एकदम 100% अवॉइड कर ले, तो ये आपके बहुत सारी चीज़ें तो आपके हाथ में भी नहीं होता। अचानक से मान लो बारिश हो गया, आपको पता नहीं था, मौसम ठीक था, बारिश हो गया, काम रुक गया, ठीक है। तो बहुत सारे रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट पड़ सकता है। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट पढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। शर्त यह है कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट को सही तरीके से ज्वाइन करना आपको आना चाहिए। एवरी स्ट्रक्चरल मेंबर का अलग अलग तरीका होता है कंस्ट्रक्शन जॉइंट मारने का। पेमेंट का काम कर रहे हो तो अलग तरीका है। स्लैब, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब को कैसे कंस्ट्रक्शन जॉइंट मारना है, मतलब ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब को किस तरीके से ज्वाइन किया जाता है। सही तरीके से नहीं करोगे तो लीकेज हो जाएगा। रोड में सही तरीके से कंस्ट्रक्शन जॉइंट नहीं करोगे तो वहाँ पर डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारा प्रोसेस है इसमें। क्या है, ब्रिक में जैसे मैंने बोला था, ये तो टूथिंग तो हो गया, बट जस्ट सेकेंड डे जब आप इसको चालू करोगे ना तो कुछ पॉइंट्स और आपको ध्यान रखना है। पहला चीज कि उसकी क्यूरिंग अच्छी से कर लेनी है आपको, ठीक है। जहां से चालू को, वैसे तो वॉल की क्यूरिंग आपको करते रहनी है, लेकिन आप जितने जो टाइम है 7 डेज 14 डेज तक आपने कर लिया, एक हफ्ता 1 महीने के बाद अगर चालू करने वाले तो स्टिल जिस दिन आप चालू करोगे तो अच्छे तरीके से अपने वॉल को सबसे पहले तो भिंगा लेना है जहां पे आपने टूथिंग मार के रखा है। दूसरा, जो न्यू ब्रिक आप ज्वाइन करने वाले हो उस पर, उसको भी अच्छे से तराई करना है। ब्रिक की खासियत होती है कि वो वाटर को, मॉइस्चर को सोखता है। अगर ज्वाइंट में ही अगर आप ब्रिक में अगर अच्छे से पानी नहीं देते हो तो होगा क्या कि वहाँ पे जो मसाला होता है ना, तो जब आप मसाला डालोगे तो ब्रिक ही वो मसाले के अंदर का जो सेलेरी है, जो मॉइस्चर है, उसको खींच लेगा। तो मसाला को जो मॉइस्चर चाहिए होता है वो टाइम लेता है, थोड़ा सा हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस होता है, आपने पढ़ा होगा सीमेंट में, वो टाइम लेता है। वो बॉन्ड को, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको अचीव करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके लिए मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। बट अगर इंस्टेंटली आपने वहाँ पर मसाला डाला और मसाला का जो सेलेरी है, जो मॉइस्चर है, वो ईटा सोख लेता है, तो उसकी स्ट्रेंथ घट जाती है। तो आपको क्या करना है, पुराने ब्रिक को भी पूरे अच्छे तरीके से तराई करनी है, क्यूरिंग करनी है। और जो नए ईंटें आप वहाँ पे लगाने वाले हो उसको तो ऑब्वियस सी बात है, उसको तो आप क्यूरिंग करके ही वहाँ पे दोगे। अगर वहाँ पे डस्ट वगैरह, थोड़ा डस्ट वगैरह साफ कर लो। दूसरी चीज़ कि सबसे पहले आपको वहाँ पे सीमेंट का घोला मारना है फेस पे, ठीक है। मैं आगे आपको सेकंड वीडियो में मैं दिखाऊंगा किस तरीके से उसको ज्वाइन कर रहे होंगे हम लोग, ठीक है। घोला मार देना है। घोला मारने के बाद सिंपली जैसे आप मसाला 1-4 का मसाला बनोगे, 1-5 का मत बनाना जहाँ पे ज्वाइन दे रहे हो। 10 इंच का दीवार है तो आप 1-5, 1-6 का भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 इंच का अगर वॉल करते हो तो फिर 1-4 का देना चाहिए, लेकिन जहाँ पे 5 इंच हो या 10 इंच हो, जहाँ पे आपका ये ज्वाइंट आने वाला, वहाँ पे 1-4 का मसाला बनाना है। 1-4 का मतलब हो गया कि 1 पार्ट आपका सीमेंट का होगा तो 4 पार्ट आपका बालू का होगा, ठीक है। आपको 1-4 का मसाला देना। उसके बाद जिस तरीके से आप करते हो, उसको जोड़ते हो, जो मिस्त्री करता है जोड़ेगा उसको, उस तरीके से उसको जोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद उसको उसकी तराई करनी है, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा, जो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, स्टेबिलिटी होगी, वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। सपोर्ट कैसे करेंगे? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके। थैंक यू।